अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, तालिबान के कंट्रोल के बाद अमेरिका ने पहला ड्रोन हमला किया है और पेंटागन दावा कर रहा है कि ये ड्रोन अटैक दाइश के खिलाफ किया गया है और इस अटैक में काबुल एयरपोर्ट धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। जैसा कि सदर जो बाइडन ने फौरी रद्दअमल देते हुए बदला लेने की बात की थी, इस हमले को उसी की एक कड़ी कहा जा सकता है। सवाल यह है कि तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है और ऐसे में अमरीकी मुदाखलत अब भी जारी है। क्या ये समझा जाए कि इनखला से पहले ये आखिरी ड्रोन अटैक था या फिर तालिबान की हुकूमत बनने के बाद भी अमरीका असरअंदाज होता रहेगा? अयाज अमीर साहब, इस वक्त अफगान सरजमीन पर तालिबान का कंट्रोल है, उसके बावजूद दाइश के खिलाफ कार्रवाई अमरीका कर रहा है। किस तनाजुर में देखा जाए इस ड्रोन अटैक को? क्या तालिबान को एतमाद में लेकर ये किया गया या उनको बगैर किसी खातिर में राय ये अटैक कर दिया गया है? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि बौखलाहट का वो शिकार अमेरिका ने, जैसे 9/11 के बाद कि जी हमने कुछ रिटेलिएट करना है, तो पहले अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया, फिर इराक पे हमला कर दिया और ये यहाँ पे हुआ है। जो ये जलालाबाद पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि ये मास्टरमाइंड है, ये है वो है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि हमें ऑफिशियल्स ने बताया है कि ये मुस्तकबिल के पोटेंशियल अटैक्स जो है उसके साथ मुलव्वस हो सकते थे। अब ये ऐसा अफसानवी स्क्रिप्ट है कि आप इसका क्या कहें, पर उसके बाद जब बड़े होते हैं ना, ताकतवर होते हैं, उनको हजीमत पहुंचे तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। किसी को यहाँ धक्का दे दिया, किसी को, तो ये है, इसको ज़्यादा अहमियत यहाँ पे देनी नहीं चाहिए। ये बात ये है कि ये सारा का सारा जो इनका प्रोसेस है, ये विड्रॉल का, इनखला का, ये एक वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ये शैम्बल्स है और इसने जो है बिल्कुल वहाँ पे एक किस्म का केओस वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट पे था। आधी सूरत हाल अमेरिका ने खुद पैदा की। वो कह के कि हम ले जाएंगे, हर एक को ले जाएंगे। आप ऐसा ऐलान यहाँ पाकिस्तान में करें, अमेरिका यहाँ पे कहे कि हम लेके जा रहे हैं, तो आधा पुठवार तो पहले दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचा होगा कि जी हमें आप ले जाएं। हमारे तो बेचारे पता नहीं ईरान से गुजर के कहाँ यूरोपीय ममालिक की कोशिश करने के लिए अपनी जान जोखों में डाल देते हैं। तो ये सारा जो सीन्स थे काबुल एयरपोर्ट पे, ये अमेरिका के वो बनाए हुए थे कि जी हम उनको लेके जाएंगे जो कि हमारे साथ काम करते रहे, वो तो ठीक है। पर वहाँ जो लोग पहुँचे वो तो ये था कि मौका मिल रहा है कि अमेरिका जा रहे हैं और वो क्या हमारे पे भी प्रेशर आया और हमने भी इस्लामाबाद वगैरह में होटल वगैरह कर दिए। हमें कोई पता नहीं होगा कौन आ रहे हैं। प्रोसेस जाना उन्होंने अमेरिका है, प्रोसेस वो यहाँ पे होंगे। कोई रह गया प्रोसेस में तो उसका क्या बनेगा, इसका कोई हमें जवाब नहीं आ रहा। तो अमेरिका से बहुत गलतियां हुई, कुछ गलतियां तालिबान से सरजद हुई हैं। अच्छा। वो एक हुकूमत बनाने का जो अमल है जिसमें शायद उनको ज़्यादा तेज़ी दिखानी चाहिए थी, एक वो तासुर होता कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो ना कर सके। वो एंटिसिपेट नहीं कर सके थे सही तरीके से कि काबुल एयरपोर्ट पे क्या होने जा रहा है। नहीं तो एक डिफेंसिव पेरीमीटर जो उन्होंने बाद में बनाया, बाद में कायम किया, वो पहले कर सकते थे। और बहुत सारे जो अफगानी वहाँ जा रहे थे उनको रोकने की वो कोशिश करते, कोशिश क्या बिल्कुल हतमी तौर पे करते। ये उनसे हुआ। एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर अमेरिका ने किया कि बगराम एयरबेस को किस तरीके से वो छोड़ के गए। भाई आप जा रहे हैं, फौजी आपके वहाँ पे हैं, उनको आपने निकालना है, आपने अफगानों को छोड़ें, आपने अपने सफारतकार जो हैं जो काबुल में उनको निकालना है। आपके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी जो सेफ है, जो बिल्कुल मुकम्मल आपके कंट्रोल में है, वो बगराम एयरबेस है। लेकिन आपने तो जूतियाँ छोड़ के बगराम एयरबेस को ऐसे किया कि वो लुटेरे भी ऐसी चीज़ें छोड़ के नहीं जाते जब भागने पे आए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ जिसका तनकीद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ भी फेस करनी पड़ी। फिर वो बिल्कुल नहीं एंटिसिपेट कर सके कि कितनी जल्दी वो आएंगे। पर जब आप वो भी नहीं था,
जनूबी अफगानिस्तान के शहर तो गिर रहे थे, जनूबी अफगानिस्तान के गिर रहे थे हेरात, कंधार, लश्करगाह, उसके मुल्हिका जो सूबे हैं। तो कुछ तो आप कंटिजेंसी प्लानिंग करते कि हमने निकालने हैं तो काबिल में, लेकिन कुछ नहीं था। उनका एक मुतबा नज़र था, एक खिफ थी, वो हजीमत उठानी पड़ी कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। दूसरा, वो सबक सिखाना चाहते थे तालिबान को, तो वो कहने लग पड़े हम सारों को ले जाएंगे ये। तो उन्होंने खुद अनारकी और क्यास की सूरत हाल काबुल एयरपोर्ट पे जो है वहाँ पे क्रिएट की। और तालिबान पे ये प्रेशर था कि आपने किसी को रोकना नहीं है, आपने जान। तालिबान दुनिया को क्रेडेंशियल्स अपने दिखा रहे थे कि देखें हम वो वाले तालिबान नहीं रहे, हम मॉडरेट हैं, हम फलाना हैं, हम औरतों के बारे में हकूक़ का भी हम ख्याल रखेंगे, औरतों को जो है वो हम वहाँ से मिनिस्ट्रियों से नहीं निकालेंगे। और एक उन पे ये प्रेशर था कि आप किसी को रोके नहीं। तो एक किस्म का नफ्सियाती तौर पे तालिबान के हाथ भी शुरू के दिनों में बांधे गए थे। तो ये सारी सिचुएशन, अब हम यही है कि 2-3 खैर सल्लाह हो कि 3 दिन रह गए अब 31 तक, अब वो निकले वहाँ से ताकि तालिबान को जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए वो करें। क्योंकि एयरपोर्ट पे अब तक वो जो है अमेरिका वहाँ पे काम चला रहा है और पूरा उनसे वो हो नहीं रहा। अभी भी कह रहे हैं, अब वो निक कार्टर जो है, वो जनरल निक कार्टर जो यूके डिफेंस फोर्सेस का सरबराह है, कि हम सबको तो नहीं, भाई सबको आप नहीं निकाल सकते। आपने तो तासुर ये दिया था कि अफगानिस्तान में जो भी जाना चाहे हम उसे ले जाएंगे। तो ये उनका बस वो आखिरी डिपार्चर जो है, उन्होंने, पहले हम कह रहे थे कि शायद वो साइगॉन वाला चीज रिपीट ना हो, पर उन्होंने साइगॉन से भी ज्यादा यहाँ पे काबुल में कर दिया है। और सारी की सारी तकलीफ जो उठानी पड़ेगी और रिपरकशंस संभालने पड़ेंगे वो तालिबान को करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। लेकिन सलमान साहब, आपकी नज़र में ये ड्रोन अटैक अमरीकी बौखलाहट या ये वाज़ेह पैगाम है कि इनखला के बाद भी अमरीका अफगानिस्तान से लाताल्लुक़ नहीं रहेगा? देखें, ये दावा है अमरीका का, और अगर तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर मास्टरमाइंड का पता चला लिया है कि वो किस पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था, तो मैं तो हैरान हूँ। तो फिर वो जो 20 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर अपना तसल्लुत कायम करने के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई, वो क्यों कर पैदा हुई? ये वाक़तन झुंझलाहट है और बुखलाहट है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो गैर मामूली और हंगामी सूरत हाल तारी है वो काबुल एयरपोर्ट पे है। और काबुल एयरपोर्ट पर यह सूरत हाल क्यों कर तारी है कि वहाँ पर अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार और उनके शहरी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये सूरत हाल उस वक्त तक तारी रहेगी जब तक वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त तक वहाँ पर कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। देखें, तालिबान ने गलबा हासिल कर लिया, तालिबान के पास इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ कुछ इलाकों की ज़रूर हैं, लेकिन ये 3 दिन के बाद हम तालिबान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकेंगे कि अब हुकूमत इनकी है और वो अपनी हुकूमत की रिट कायम करने में कामयाब हो गए। देखें, ये जो आपने कहा कि ड्रोन हमले क्या इसके बाद भी कायम रहेंगे, ये सवाल आप छोड़ दें। अच्छा, ये इस तरह नहीं होगा जिस तरह माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर होता रहा कि जी ड्रोन हमलों की इजाज़त भी दी हुई थी कि, और उसके बाद हम उसकी मजम्मत भी करते नजर आते थे। आपको लगता है ये हमला तालिबान की इजाज़त लेकर किया गया? मैंने कहा कि इस वक्त तक, जैसे कल मैंने एक फिक्रा कहा था ना कि जी काबुल के अंदर जो बम धमाकों का अमल है एयरपोर्ट पे, कि ना तालिबान ने अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया ना अमेरिका ने तालिबान को ठहराया, तो अभी तक तालिबान ने इस पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि वो इस हवाले से खासे मोहतात हैं रद्द-ए-अमल देने के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जी रद्द-ए-अमल देना जिम्मेदारी तो एक ही होती है और 4-4 जगह से रद्द-ए-अमल आता है। इस वक्त तक उनका जो तर्ज-ए-अमल है बड़ी हद तक वो मोहताज रवैया अख्तियार किए हुए हैं। 3 दिन के बाद जब उनके पास हुकूमत होगी, मैं नहीं समझता कि इस तरह अमेरिका के ड्रोन हमले करेगा और फिर वहाँ पर रद्द-ए-अमल के अमेरिका के खिलाफ नहीं होगा, वहाँ पर रद्द-ए-अमल फिर तालिबान के खिलाफ होगा कि जनाब अब आपके पास नज़्म व नस्क है और ऐसे नहीं होगा। और अमेरिका के साथ देखें, जहाँ तक दाइश की बात है, अमेरिका की तारीख़ है कि मैं हैरान हूँ कि जहाँ से वो जाता है वो इंतशार और खलफशार तो पैदा करता है, फिर वहाँ पर दाइश सरगर्म हो जाती है। इसी तरह शाम और इराक़ के अंदर भी दाइश सरगर्म हो गई है।
अमेरिका की जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी हुई है। अमेरिका वहाँ पर हजीमत से दो चार हुआ है। और आज रोज़नामा दुनिया में हेनरी किसिंजर साहब के एक आर्टिकल का तर्जुमा छपा है। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा हकीकत पसंदाना कोई बात नहीं हो सकती। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आप तो दुनिया को इस बुनियाद पर साथ लेके आए थे कि अफ़गानिस्तान को तालिबान से पाक करना है, और ऐसा ऐसा जब आपकी ये जंग तवील होती गई तो वो ममालिक तो पीछे हटते चले गए। तो आपने ये किया क्या है कि आज जो बाइडन इंतज़ामिया खुद वहाँ पर जवाबदेह बनी हुई है कि ये सारा कुछ क्यों किया है। और ये बात दुरुस्त कही गई कि बगराम एयरपोर्ट जिस अंदाज में आपने खाली किया, वो कहते हैं ना दुश्मन के पाँव खोड़ जाना, कि उस दिन के बाद से कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं रही और एक अफरा तफरी का आलम था और तालिबान ने अपनी पेशकदमी की। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अमेरिका की पसपाई देख लें, तालिबान की पेशकदमी देख लें, और ख़ास तौर पे इलाकाई ममालिक भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज़ी से सब कुछ होगा जिस तेज़ी से सब कुछ हो रहा है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या तालिबान अपनी हुकूमत के क़याम के बाद अपनी रिट कायम कर पाएंगे, ये बुनियादी सवाल है। देखें, वो अपनी मुशावरती अमल मुकम्मल कर चुके हैं और आज भी पाकिस्तान का यही स्टेटमेंट है कि आप अपनी हुकूमत कंसेंसस से बनाएं। और अभी तक जो चीज़ें देखने में आ रही हैं कि वो तालिबान कोई ऐसी बात नहीं कर रहे किसी मामले में भी कि उनको टारगेट किया जा सके। और वो ये कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एतमाद में ले रहे हैं और एतमाद में लेके हुकूमत बनाएंगे। देखिए, इस वक्त अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है और सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान के लिए है। माजी के तालिबान क्या थे, आज के तालिबान क्या है कि आज के तालिबान वो हैं जो सब कुछ जानते हैं, वो जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग हैं, उन्हें पता है कि आलमी बरादरी की उन पर नज़र है। और क्या अमेरिका उनको माफ़ी दे देगा कि जिनके हाथों एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर पिट कर गई है और उन्होंने हजीमत उठानी पड़ी है कि दुनिया के सामने इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है। मैं समझता हूँ इस हवाले से तो वो इंसानियत के मौसन है कि आप जहाँ जाते थे अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके इंसानियत को का कत्ले आम करते थे अपनी ताकत और कुव्वत के जोर में। अब ऐसा नहीं हो सका, ये लाइन ड्रॉ कर चुकी है। और तालिबान की हुकूमत देखिए, आखिर क्या वजह है कि इस खिते की फोर्सेस रशिया है, चाइना है, माजी के अंदर उनकी रिजर्वेशन थी दहशतगर्दी के हवाले से, शिद्दत पसंदी के हवाले से, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी तालिबान पे होगी और 3 रोज के बाद जब उनकी हुकूमत वजूद में आएगी फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। फिर कोई अमेरिका बहादुर वहां पर ड्रोन हमला नहीं कर सकेगा। लेकिन इनखला का ऐलान जब किया जा रहा था तो अमेरिका ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हमने फलां तंजीम की कमर तोड़ दी है, फलां तंजीम खत्म कर दी है, इसलिए अब हम यहाँ से बाहर निकले। लेकिन अभी वो निकले नहीं और दाइश ने सर उठाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को बरी उज़्ज़िमा समझा जाए और अब तालिबान की तरफ देखा जाए। देखिए, जो अमेरिका ने विड्रॉल की है, जो जितनी अब तक की है, वो नहायत बेढंगे अंदाज में की है। मेरे देखिए ना, आप एक आलमी कुव्वत हैं और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो प्रोफेशनल फोर्सेस समझी जाती हैं। जिस तरह बरतानिया है, प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल फोर्सेस का, वो आपको अमेरिका में नज़र आता है। लेकिन जिस तरीके से हैंडल किया है, इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका में एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि ये बेढंगापन हुआ किस तरह है। देखिए, ओरिजिनल जो प्लान था उसके मुताबिक विड्रॉल ग्रेजुअली होनी थी और उनका हैवी आर्मर जो था, मतलब व्हीकल्स हैं और उनका और बड़ा आर्मर था, वो पाकिस्तान के ज़रिए बाई लैंड रूट कराची से जाना था। अच्छा। जिस तरह आया था। देखिए, अमेरिका का बहुत सा सामान जो यहाँ इन्होंने इस्तेमाल किया है अफ़गानिस्तान में, हैवी इक्विपमेंट, व्हीकल्स, चीज़ें और बहुत सी चीज़ें, वो पाकिस्तान के थ्रू आई हैं और वो कराची आई हैं। कराची से उनके ट्रक्स जाते थे और वो काबुल जाते। यही ख्याल था कि इसी तरीके से ग्रेजुअली हर चीज़ को विड्रॉ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो एकदम से जो विड्रॉल की है वो अनप्लैंड है और उसकी वजह से ना सिर्फ उनका नुकसान हुआ है बल्कि इसमें तालिबान का भी, यानी अफ़गानिस्तान का नुकसान हुआ है। अच्छा। क्योंकि मौजूदा जो केओस है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसकी बड़ी जिम्मेदारी वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए उन्होंने ये गलतफ़हमी पैदा की कि ना सिर्फ उनके अपने शहरी बल्कि उनके साथ काम करने के अलावा बाकी लोग भी जा सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो पैदा हुए। अब ये है कि मेरे नज़दीक वहाँ के हालात बेहतर करने के लिए लाजिम है
कि अमेरिका, बरतानिया और नेटो के जो फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं वो सब की सब विड्रॉ करें। अच्छा, उसके बाद फिर तालिबान पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरीके से ये काम करेंगे। जहाँ तक ड्रोन हमलों का ताल्लुक है, ड्रोन हमले मुमकिन नहीं होगा। अच्छा। इसलिए कि तालिबान इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो इजाज़त देंगे तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ होगी। दूसरे ड्रोन हमले अगर उन्होंने करने हैं तो उनको पाकिस्तान में जगह चाहिए, या सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान ज़रा साइड में हो जाता है, जो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान हैं वहाँ उनको चाहिए और उसके ज़रिए ये अमल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं जो उनके शिप्स मौजूद है वहाँ से, या पर्शियन गल्फ़ के अंदर से, कतर से अगर वो फ्लाई करते हैं, तो प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनको ओवर फ्लाइंग के लिए पाकिस्तान टेरिटरी चाहिए, इजाज़त चाहिए। मेरे नज़दीक जो है पाकिस्तान की हुकूमत को इस जो है काम में उलझना नहीं चाहिए, ना इसके फ्लाई ओवर के राइट देने चाहिए, कोई एयर कॉरिडोर नहीं देनी चाहिए जो 2001 में पाकिस्तान ने दी थी, ना कोई लैंडिंग राइट्स देने चाहिए ड्रोन हमलों के लिए। उसके इस जो सिर्फ ये काम जो पाकिस्तान कर रहा है कि वो लोग जो एग्जिट कर रहे हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दे रही है, वो ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन है, और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर प्रेशर भी कम होगा क्योंकि वो बंदों को जल्दी से पाकिस्तान मूव कर देंगे। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान मूव कर दें या कहीं ले जाएं, लेकिन अफ़गानिस्तान को खाली करें ताकि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्लियर हो। जब तक ये इनका दखल रहेगा अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्लियर नहीं, क्योंकि वो तालिबान अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे। और जो तालिबान ने बातें कही हैं हम उसी वक्त जज करेंगे ना जब उनकी इंतज़ामिया बन जाएगी, हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तो लिहाजा अमेरिका को जो गंद मचाना था काफ़ी हो गया, अब मज़ीद गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मौका दें कि तालिबान हमसाया ममालिक से मिलके एक स्टेबल सिस्टम वहाँ क्रिएट बिल्कुल। अब नजरें तो तालिबान की तरफ है, लेकिन कावर तर्जुमान व्हाइट हाउस कह रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, दहशतगर्द एक और हमले की मनसूबाबंदी करें। यानी दाइश की मौजूदगी तालिबान के लिए एक बड़ा सवालिया निशान और बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ इस्तेहकाम नहीं आता, तालिबान इस सरजमीन को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होने देते हैं, ऐसी तंजीमों को पनप से नहीं रोकते, तो तालिबान की हुकूमत की एक्सेप्टेंस खटाई में पड़ जाएगी। देखें, आज का जो सबसे अहम सवाल है जो पूरी दुनिया के अंदर ज़ेर बहस है वो यही है कि क्या जो 31 के बाद एक हुकूमत कायम होने जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको अमेरिका बहादुर एक्सेप्ट करेगा, उसकी रिकग्निशन करेगा, उसको चलने देगा, या फिर अपना जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके पास ताकत है पूरी दुनिया में, उसका फ़िलहाल सिक्का चलता है, डिफरेंट उसके पास टूल्स अवेलेबल हैं, IMF से लेके वर्ल्ड बैंक जिस तरह तमाम इस वक्त जो जितना भी पैसा अफ़गानिस्तान का दुनिया के अंदर मौजूद है डॉलर्स की शक्ल के अंदर, उसको उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है। IMF ने फंडिंग रोक दी है, वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग रोक दी है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका बहादुर ये इजाज़त देगा। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं वो हमें हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए। तालिबान बेशक अब कामयाब हो गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर वो मौजूद हैं, पंजशेर वैली के अलावा सारे अफ़गानिस्तान के अंदर उनका कब्ज़ा है। लेकिन फरवरी 2020 जब मुआहदा हुआ था, उससे पहले तक जो भी इनके 34 अज़ला हैं वहाँ पे जो है हुकूमत का वहाँ पे जो भी इंतज़ामी अमूर हुकूमत के कंट्रोल में थी। जिस दिन ट्रंप ने ये फ़ैसला कर लिया था कि हमने निकलना है, एग्रीमेंट कर लिया था, उसके बाद ये तो एक नविश्ता दीवार था कि इन्होंने जाना है, अमेरिकन ने जाना है और तालिबान ने आना है। अमेरिकन ने तालिबान के साथ ये मुआहदा किया था, किसी और के साथ नहीं किया था उसमें। लिहाजा अमेरिका का जाना और तालिबान का आना ये एक वाज़ेह चीज़ थी। अब बिल्कुल सही जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, असल मसला उस वक्त पैदा हुआ जब ये यकदम एक हुकूमत गिरती है काबुल में, और उसके बाद जो है जो उनका प्लान है एवैक्यूएशन का, वो सारे का सारा वो जो है दबरदूस हो जाता है, उनको समझ नहीं आती करना क्या है। बिल्कुल सही कहा गया, बगराम एयरपोर्ट था, बाकी भी चंद एक आपके पास जो एग्ज़िट पॉइंट्स थे, लेकिन आपने चूँकि सब कुछ छोड़ दिया। यही था कि जी हमने आराम से निकल जाना, अभी हमारे पास टाइम है, काबुल के अंदर एक हुकूमत मौजूद है, तो 500-600 मैरीन्स की मौजूदगी में हम चले जाएंगे। वो तो सारे का सारा अब दुनिया के सामने नज़र आ गया। अब सवाल ये है जो दाइश वाला मामला है।
ये लिखी पड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ अजला के अंदर, इवन हमारे क्लोज टू आवर बॉर्डर एज वेल, वहाँ पे भी दाइश के साथ तालिबान की झड़पें हुई हैं। और ये भी एक लिखी पड़ी बात है, ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें आ चुकी हुई हैं, मीडिया के अंदर भी डिस्कस हुई हैं कि अमेरिकन ने दाइश के ख़िलाफ़ कुछ एविडेंस या इंटेलिजेंस ये तालिबान के साथ शेयर करते रहे हैं। और तो कुछ मकामात के ऊपर अमेरिकन और तालिबान इकट्ठे मिल के दाइश के ख़िलाफ़ इन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है। लिहाजा अब ये बात, जिस तरह कल भी जिक्र हुआ था कि जब ये हमला हुआ तो दाइश के हमले के जो है तालिबान और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी नहीं की, और एक काइंड ऑफ एक कलेक्टिव रिस्पांस यही आया था कि ये दाइश है, इसके ख़िलाफ़ हमने काम करना है और इसके ख़िलाफ़ हमने जाना है। अब अमेरिका के अंदर जो बहस हो रही है वो एक वहाँ पे एक जो उनका एक जो राइट विंग है वो ये कह रहा है कि बहुत गलती हो गई है, हमें तो दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर जाना चाहिए और वहाँ पे अपने बगराम में वापस से अपनी फ़ौजियों को उतारना चाहिए, हमें वापस अफ़गानिस्तान के अंदर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडेन ने कल जो हमला हुआ उसके बाद भी अपने बयान में यही कहा था कि हम एवैक्यूएट कर रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी जो थोड़ी बहुत असेसमेंट है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं, कल रात को मैं लेट नाइट इनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के मिस्टर प्राइस हैं, वो उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे 2-3 दफ़ा ये सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका जो है रशिया और चाइना की तरह, ईरान, टर्की और पाकिस्तान की तरह वहाँ पे अपना कोई डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रखेगा। तो उसका जवाब में जो जवाब दिया वो उसमें यही बताया गया है कि जी हम अपने जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ एक्टिव डिस्कशंस के अंदर हैं। एक्टिव मतलब इसके इस मौजू को के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबासा हो रहा है कि क्या हमें यकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के अफ़गानिस्तान को ऑटो पायलट के ऊपर लगा के वापस आ जाना चाहिए, या फिर जो बाकी दुनिया की ताकतें वहाँ पे मौजूद हैं, ख़ासतौर पर चाइना या रशिया है, हमें अफ़गानिस्तान के अंदर एक अपना फुटप्रिंट रखना चाहिए। क्योंकि तालिबान ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये बयान दिया है कि यूके हो, नेटो के दूसरे अलायंस हों, अमेरिका हो, हम उनको खुश आमदेद कहेंगे, उनके जो यहाँ पे जो एम्बेसीज़ हैं, अगर उनको बहाल करना रखना चाहते हैं, अपना स्टाफ वहाँ पे भिजवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मौजूद रहें। लिहाजा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और सबसे अहम सवाल यही है कि अब दुनिया किस तरह का अफ़गानिस्तान देखना चाहेगी। दुनिया क्या ऐसा अफ़गानिस्तान देखना चाहेगी कि वहाँ पे दोबारा वहाँ जो 1 दर्जन से ज़्यादा कौमियत के जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो लड़ें, सिविल वार हो, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें दाइश जैसी और ज़्यादा वहाँ पे पनपें और वो इलाकाई जो अमन को भी तबाह बर्बाद करें, उसके बाद यहाँ पे अपनी आपको स्ट्रॉन्ग करके फिर दुनिया के ऊपर भी हमले करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में दुनिया ऐसा नहीं चाहेगी। मेरी राय में अमेरिका तालिबान के साथ आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और अमेरिका की तरफ से जो है एक काइंड ऑफ रिकग्निशन भी तालिबान को मिलेगी। और तो इनखला में सिर्फ 2 रोज बाकी है, उसके बाद देखेंगे तालिबान की हुकूमत साजी किस हद तक पहुंचती है और क्या तालिबान अपनी रेट कायम रख सकते हैं या नहीं। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है। शहबाज शरीफ कराची में मौजूद हैं, कल पीडीएम का जलसा है, नून लीग के कुछ लोग नाराज भी हैं, क्या रूठे मान जाएंगे और कल के जलसे के बाद ऑपोजिशन कोई अहम किरदार अदा करती नजर आएगी सियासी मंजरनामे पर, यही जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, नून लीग के दौर में वज़ीर ख़जाना की खिदमत अंजाम देने वाले और कराची में एक एक्टिव रोल प्ले करने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब का इस्तीफ़ा सामने आ गया है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं और कल पीडीएम का जलसा भी है। इस इस्तीफ़े को और कल के जलसे को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कौन सा आपने दर्दनाक राग जो है छेड़ दिया है पीडीएम का और नून लीग का। और देखिए, जब घरौंदे में से चिड़ियाँ उड़ जाएं तो फिर उनकी हालत होती है, कोई क्या क्या उनका वो कैफियत बन जाती है। नून लीग के साथ अब ऐसा ही होना है। हमें तो पता, कोई नेशनल इश्यू भी नहीं बना कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बड़ी बात होनी चाहिए थी। हालांकि वो बड़े लॉयलिस्ट समझे जाते हैं और हैं बड़े इंटेलिजेंट, केपेबल, कॉम्पिटेंट आदमी हैं। कोई आम से वो ऐसे नहीं है। फाइनेंस और इन चीज़ों पे एक वो दस्तरस रखते हैं। लेकिन जब आपका जो सरबराह हो, जो आपके कमांडर इन चीफ हों, वो छोड़ के चले जाएं, जैसे अशरफ गनी ने किया।
अशरफ गनी वो छोड़ गया, आधा प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हुई। तो जो नून लीग के अशरफ गनी तो नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ, जो सरबराह लीडर कायदे मोहतरम जो हैं, जिस तरीके से गए, अब वहाँ बैठे हुए हैं, हालात यहाँ और हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं, आपका सेंस ऑफ जजमेंट ऐसी है कि जब वो अशरफ गनी की हुकूमत हिल रही है तो आप वो जो कौन थे जी उनके वो मुहिब असद, जिसको मतलब दूर से भी आपको नहीं छूना चाहिए था, आप अपनी वो मुलाकात अब वो हाँ जी वो मुहिब साहब है, उनसे आप वो कर रहे हैं, तो वो एक लैप्स ऑफ जजमेंट थी। एक मुझे और चीज़ की आप इजाज़त दें, देखिए निजी किसी की ये शादी निकाह ऐसी तकरीब ये प्राइवेट अफेयर होती है, किसी फैमिली में वफात हो जाए प्राइवेट है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर हो, प्रोफाइल आपका ये हो, दावा आपका हो कि हुक्मरानी जो है हमारे नसीब में लिखी हुई है हमने करनी है, तो फिर आपको अपना पब्लिक इमेज के बारे में कुछ ख्याल करना चाहिए। जब आपकी कोई तकरीब हो शादी वगैरह की और आप दिखा रहे हो पाकिस्तानी कौम को पिक्चरें, वो पता नहीं कितने महंगे तरीन होटलों में और गेस्ट्स और वो जो डेकोर है जिसका एक पाकिस्तानी अवाम जो है वो रिलेट ही नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पे ये देखें ना, बैकग्राउंड देखें, हमें सलमान गनी साहब जब यहाँ का अफरात ज़र का वो हमें वो कहानी सुनाते हैं कि चीनी ये अवाम मारी गई, फलानी हो गई, वो है, और वो इस अंदाज से कहते हैं कि हम भी, हमारे भी आंसू तकरीबन निकलने लग पड़ते हैं, वो एक मतलब इतने इफ़ेक्टिव पर्सुएसिव तरीके से। तो ऐसे में जब इतनी गुर्बत हो तो आप वहाँ पे फ़ोटोएँ दिखा रहे हैं जो आपकी प्राइवेट है, रखें यार थोड़ा सा वो, जैसे हर चीज़ पाकिस्तान में हम पर्दे के पीछे करते हैं कि सब कुछ है लेकिन ऊपर से वो ठीक है, तो एक थोड़ा सा वो भी एक मैं कहूँगा कि वो जैसे कहते हैं लैप्स ऑफ टेस्ट है, जिसे आप ज़ौक कहते हैं, मतलब ज़ौक और टेस्ट हो तो फिर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते। लेकिन जब आपके उजड़े हुए नसीब हों और दास्तान जो है वो बीमारी से लेके जलावतनी तक पहुँच जाए और आप कुछ ना कर सकें, तो फिर ये मिफ्ता इस्माइल जैसे वाक़यात होते रहते हैं। ठीक है सलमान साहब, आप क्या कहेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब की वापसी का कोई इम्कान है? शहबाज शरीफ कराची में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई मिफ्ता साहब से। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू है। मिफ्ता साहब ना तो सेनेटर थे ना असम्बली के मेंबर थे, वज़ीर ख़जाना तो रह चुके हैं ना? नहीं, वो मुशीर ख़जाना थे। आप दुरुस्त कर लें कि वो इक़्तिसादी, मुआशी और ख़जाना अमूर पे उनको एक दस्तरस थी, पार्टी ने उन्हें इंगेज किया, पार्टी का वो केस बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पेश करते नज़र आए, वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। देखें हर पार्टी के अंदर साजिशें भी होती हैं, तो वहाँ पर भी एक सूरत हाल तारी हुई, लिहाजा वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। और अगर उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि मिफ्ता जैसा शख्स कोई वाबस्तगी बदल लेगा। दूसरी बात जो भी यहाँ कही गई कि वो जो घरौंदे जब उजड़ते हैं तो चिड़ियाँ उड़ जाती हैं, हमारी सियासी तारीख तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर से जब क़यादतें यहाँ से चली जाती हैं, मैं तो हमेशा इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो फिर पाकिस्तान में फेस करें। लेकिन तारीख ये भी है कि जब वही लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर वापस आती है तो बड़े बड़े चेहरे हम देखते हैं, नामवर चेहरे, वो कतार अंदर कतार अब भी वो कतारों में लगे होते हैं। अभी तो शहबाज शरीफ हैं यहाँ, वो कराची में मौजूद है, सियासी महाज पर सरगर्म नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आप कराची के महाज पे गए हैं, मैं शुरू से ही ये कहता रहा कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और फैसला साजी में उनका इख्तियार है। लेकिन कराची के अंदर जो कल जलसा होने जा रहा है, शायद पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कैफियत नहीं, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो कराची का जलसा ये कामयाब होगा। क्यों होगा? इसलिए मैं कुछ देर कराची रहा हूँ, वहाँ पर पठान बड़ी अक्सरियत में हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से उनके अपने एक जज्बात हैं, एहसासात हैं, लिहाजा कराची का जलसा उनका कामयाब होगा। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि इस वक्त एक कंसेंसस की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, ख़ुद तालिबान की हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान में कोई दो आरा नज़र नहीं आ रही, लिहाजा कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिससे हमारा जो इत्तफ़ाक़ राय वो ज़ाहिल हो। अलबत्ता
वो जो बात अभी अयाज साहब ने मेरे वाले से कही है, मैं हमेशा उस पर फख्र महसूस करता हूँ, इसलिए कि थिंक टैंक की वजह से जब हम लोग जाते हैं किसी जगह तो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम आप महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत की बात जरूर करते हैं। शायद चकवाल में इतनी गुर्बत और बेरोजगारी कल के जलसे में क्या बात करती है और कल के जलसे के बाद ऑपोजिशन कोई वाइटर रोल प्ले कर पाएगी पाकिस्तान की सियासत में, ये डॉक्टर साहब आपसे जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कल के जलसे के बाद ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बनती नजर आ रही है आपको? कोई अहम किरदार अदा कर सकती है ऑपोजिशन आने वाले दिनों में? देखिए, अपोजिशन ने जो किरदार पीडीएम ने अदा करना था 2020 में कर दिया। अब पीडीएम जो है ना तारीख का हिस्सा है। अच्छा। और ठीक है, जलसे जुलूस जो है ना वो पीएमएलएन की ज़रूरत नहीं है। जलसे जुलूस, ये मेले ठेले, ये मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि वो एक छोटी पार्टी हैं और इस तरीके से वो उनका एक ऑल पाकिस्तान इमेज बनता है। पीएमएलएन वालों ने अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना है, मौजूदा मुश्किलात को ओवरकम करना है, तो पीडीएम के झंडे के नीचे तो उनका मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा, इसलिए कि पीडीएम का रोल ख़त्म हो चुका है। हाँ, पीएमएलएन को चाहिए नंबर 1 कि वो अपने अंदरूनी मामलात को सुलझाए, जो मामलात हैं उनको सही स्ट्रीमलाइन करे। नंबर 2, थोड़ी सी थिंकिंग करे कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उस पर थोड़ी सी थिंकिंग करके कोई कॉन्क्रीट आइडियाज़ को जनरेट करें, यानी थोड़ा सा जहन को इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि हर शाम 2-4 जो इनके नुमाइंदे हैं पीएमएलएन के वो जो है हुकूमत का रोना रो लेते हैं। अब वो इनको एक तो पीडीएम के जलसों से आगे निकलना चाहिए, हुकूमत का रोना धोना करने से भी आगे निकलना चाहिए। ये एक बड़ी पार्टी की हैसियत से ये तसव्वुर लोगों को दें कि उनके वो किस किस्म का मुस्तकबिल पाकिस्तान को देना चाहते हैं, किस किस्म का फ्यूचर वो पेश करते हैं, किस तरह वो एक मुतबादिल जमात हैं पीटीआई से। इस वक्त कोई आइडियाज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो फलां को मिल रहा है, वो फलां को नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन को अपनी हैसियत को एक बड़ी पार्टी के तौर पे समझते हुए एक बड़ी पार्टी के तौर पे बिहेव करना चाहिए, ना कि एक छोटी पार्टियों का दुमछल्ला बन के जलसे जुलूस करें। जलसे जुलूस से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, एक सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है। कोई अहम ऐलान हो सकता है? खावर, क्या खबर है आपके पास इससे मुतालिक? देखें, यकीन करें कि अगर चूँकि सलमान गनी साहब ये बात मानते हैं कि वो उनके दोस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ उनका ताल्लुक़ वास्ता है, अगर थोड़ा सा भी एहसास है ना, यकीन करें आज हमारे इस प्रोग्राम का क्लिप ख़ास तौर पर जो अयाज साहब ने बातें की और जो डॉक्टर साहब ने बात की है उसका बना के इनको भिजवा दें कि आपकी पार्टी को इस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी पार्टी को ये मिस्बा इस्माइल के जो रेजिग्नेशन के हवाले से बात करने की ज़रूरत नहीं है, या पार्टी को आपको मौलाना फजल रहमान वाले पीडीएम वाले जलसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एट द मैक्सिमम क्या करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़े दें, वो आपने देने नहीं है, वो तो कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा और बड़ा मसला है मरियम जो नून लीग का, वो है पार्टी के अंदर जो लीडरशिप का मुअल्लक होना। वो कौन सा ज़माना था कि जिस दिन आपको इतराज़ हो सकता है, लेकिन ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, चौधरी निसार, चौधरी तनवीर, इनके मुख्तलिफ लोग जो जाके पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, आजकल बहुत अदब के साथ कहीं तलाल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, कभी एक नौजवान हैं लाहौर से, तार साहब हैं लाहौर में, बुखारी साहब इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। उनका म्यार और जो पार्टी के अभी ये जो पिलर्स हैं पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आते। आप अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भूल गए, वो भी नजर तो बड़े उनके। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे वो कम्युनिकेशन के हवाले से अगेन बहुत अदब के साथ, वो बिल्कुल जो एक मैं कोट एंड कोट डिजास्टर कहता हूँ उनसे जो है ना वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। बड़े सपोर्टर थे, अब मुझे नहीं पता कि तरजीहात बदल गई हैं पिंडी इस्लामाबाद से। जो शहबाज नहीं देखें, एडमिनिस्ट्रेटर होना एक डिफरेंट बात है, गवर्नेंस करना एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन आप कम्युनिकेशन या मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन करना वो एक टोटली डिफरेंट बात है। अब जो बुनियादी तौर पर सवाल यही है
कि आपको जो पार्टी को सिम्प देनी है, जो एक लाया अमल देना है, वो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो पूरी तरह अपनी पार्टी की जो है बागडोर संभालें और उसको लोगों को बताएं। अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, बेचारे MNAs, MPs जो अभी तक देख रहे हैं कि जंग होने वाली है और उनको ये पता नहीं हमने किस सिमत में जाना है, हमने जो मगरबी बॉर्डर की तरफ जाकर लड़ने जाना है या हमने मशरकी बॉर्डर की तरफ लड़ने जाना है, अभी तक उनको पता ही नहीं है। इधर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब वो अपना 3 साल का जश्न मना रहे हैं, जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत कामयाबी की है वो अपने अगले इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दोबारा 2023 के अंदर हमने हुकूमत बनानी है। और इधर अभी तक यही नहीं फैसला हो रहा कि पार्टी की क़यादत अगले इलेक्शन में किसने करनी है। इनका PM का जो कैंडिडेट कौन होगा, मेरे ख्याल में अच्छा करे नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करे और कहें कि मेरी पार्टी को ये लीड करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ तो अभी सलमान साहब ठीक सिमत पे चले हुए हैं। शहबाज शरीफ ने करना है तो वो ये है कि उनको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। ऑन ग्राउंड जो ज़मीनी हकायक तो यही है कि शहबाज शरीफ वो जो नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ फैसला आया हुआ है, मरियम साहिबा के खिलाफ भी अभी सजा है, वो ठीक है। तो इस वक्त नून लीग को सिमत का तयन करना होगा और लीडरशिप के हवाले से जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।